हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नीट के कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैव +q and -q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। ये क्या कह रहा है पहले स्टेटमेंट में? पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे कि एक चार्ज है ए, दूसरा चार्ज क्या है बी। जो पहला चार्ज है उसकी वैल्यू उसमें दी गई है क्यू वैल्यू दी है उसने। तो दूसरे वाला चार्ज है कि बी की वैल्यू दी है -q और वे कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। सपोज मान लिया ये डी दूरी पर रखे हैं। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो कूलाम्ब फोर्स है, उसकी वैल्यू भी दी गई उसने। ठीक है, वो वैल्यू है एफ। हम एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले यहीं पे ही। एफ इसका क्या होगा? के क्यू एंड दिस क्यू अपॉन डी स्क्वायर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि Q को साइन के साथ ले या ना ले। देखो Q क्या है, एक मतलब यहाँ पर F क्या है, F यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम फोर्स को निकाल ले, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक होते हैं डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला निकालते हैं, और डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? वो दिमाग के हिसाब से निकालेंगे। देखो मैग्नीट्यूड तो इस फार्मूले से निकल जाएगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों चार्ज को देखेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन टाइप फोर्स होगा। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो रिपल्सन टाइप फोर्स होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी होती है। ठीक, ओके, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई करने के बाद के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, मेरा ये आंसर है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, यानी कि दूसरे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए से वो क्या करता है? 25% ऑफ चार्ज ले लेता है। तो भाई ए पे पहले से कितना है? सर अगर मैं ए की बात करूं तो इसके पास पहले से कितना था? क्यू था। इस पे से 25% किसका मतलब 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि इसका फोर्थवा पोर्शन इसने इससे ले लिया। तो माइनस कर देता हूं, जब इसमें से लिया गया है तो q/4 माइनस कर दिया। और दिया किसको गया? अक्सर ये q/4 आपने इससे लेकर किसको दे दिया? b को दे दिया। तो b का चार्ज कितना हो गया? b का पहले से चार्ज कितना था? -q। अब उसमें q/4 ऐड होगा, बात समझ में आ गई क्या? अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। q में से जब -q/4 करेंगे तो ये कितना आएगा? अभी सर ये कितना है? 3q/4। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 4 आया, तो 4q - q, तो 3q/4 ये आई a की वैल्यू। सिमिलरली जब b की वैल्यू लेंगे तो b की वैल्यू को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, तो -4q + q, तो ये आया -3q/4। तो यहां से आपको ए का चार्ज भी पता चल गया, बी का भी। अच्छी बात क्या है? दोनों के दोनों चार्ज सेम है, बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड में सेम है बट साइन में डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस डी ही है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस डी ही है, तो वो पूछ रहे हैं कि जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा। तो हम एफ डैश निकालते हैं। एफ डैश निकालेंगे तो वही फार्मूला कूलम्ब्स वाला है कि पहले वाला चार्ज कितना? 3q/4। अगले वाला चार्ज भी कितना? 3q/4। मैंने अभी बताया आपको साइन नहीं लेना, अपॉन जो बीच की दूरी है d, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब जो नंबर है, पहले नंबर को सोल्व कर लेते हैं। उनके 3 जो ऊपर है उनकी मल्टीप्लाई, नीचे 4 है इनकी मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ क्या 9/16, फिर यहाँ क्या बचा? k बचा, और यहाँ q × q, k q²। ये ऊपर की कहानी हुई। अब नीचे d स्क्वायर। अब तुम देखो कि सर ये k q² बाई, इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखता हूं, क्योंकि इसको लिखेंगे तो 9/16 k q² बाई d स्क्वायर। अब आप देखिए कि जब मैंने f की वैल्यू निकाली थी तो f की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी k q² बाई d स्क्वायर। यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? k q² बाई d स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं f लिख सकता हूँ। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो f डैश की वैल्यू आएगी, तो वो किसके बराबर आएगी? कि सर f डैश विल बी इक्वल टू 9/16 × f। मतलब कि जो नया फोर्स है वो 9/16 होगा ओल्ड फोर्स का उसके। तो आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि हमने बस काम की बात क्या थी कि इससे जब चार्ज लिया गया और चार्ज दिया गया इसको, ठीक है, कितना दिया गया? 25% का मतलब 1/4 चार्ज दिया गया। ठीक, जब चार्ज की बात चलेगी तो चार्ज सीधे जुड़ेंगे, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब फोर्स निकालने होंगे तो फोर्स में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे। डायरेक्शन कैसे पता चलती है? डायरेक्शन को थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उनमें के बीच में रिपल्सन होगा, और 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। ओके, तो जो हमारे नए फोर्स की वैल्यू है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस F डैश इक्वल टू 9/16 F। ओके,
नेक्स्ट वन, द रिलेशन बिटवीन द कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। देखो कैपिटल क्यू यहाँ पर लिखा है, स्मॉल क्यू यहाँ, कैपिटल क्यू यहाँ, इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। कंडीशन दी है फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। जब इस सेंटर पर, इस सेंटर जो स्क्वायर का जो सेंटर है, स्क्वायर का जो सेंटर है, इस पर क्या होता है चाहिए, पोटेंशियल क्या है, जीरो। उसने कहा अगर वी सी, ओके, दैट मींस पोटेंशियल एट सेंटर इज शुड बी, जब जीरो होगा तो जब हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों का रिलेशन क्या होगा। तो हमने कहा कि सर हमें पता है अगर कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज अगर Q है, Q से किसी डिस्टेंस r पर, अगर हम Q का पोटेंशियल निकालना चाहे तो फार्मूला है k q बाई स्मॉल r। अगर बाय द वे माइनस से Q होता तो हम ये इस फार्मूले को लिखते माइनस के k q बाई r। क्यों लिखा माइनस का, बिकॉज क्योंकि बात है पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें तो चार्ज साइन के साथ ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो सेम डिस्टेंस के होते हैं, डिस्टेंस उनकी सेम होती है, तो जाहिर सी बात है ये जो कट करेंगे सेंटर पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये भी तो इक्वल होगी, क्योंकि बात है एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं, ठीक है। तो हमने लेट सपोज इसको मान लिया r, अगर इसको r माना तो ये सभी की सभी r होगी, ये सभी की सभी क्या मानी हमें, ये सभी से ऑटोमेटिकली r होगी। तो मैंने कहा कि इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल, सिमिलरली इसकी वजह से और इसकी वजह से, सबकी वजह से पोटेंशियल निकालकर उनको अलजेब्रिक जोड़कर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, उनको लीनियरली जोड़कर हम पोटेंशियल को जीरो के बराबर करके रिलेशन निकाल सकते हैं। कि कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस चार्ज का कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू होगी माइनस का है k q बाई ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से कितना होगा, माइनस के k स्मॉल q अपॉन r। इस चार्ज की वजह से कितना होगा, प्लस के 2k स्मॉल q बाई r। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से कितना होगा, प्लस के 2k कैपिटल Q बाई r। तो इन चारों चार्ज की वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल हुआ उसकी वैल्यू हुई सब इक्वल मिला के, ठीक है। और ये मतलब दैट मींस क्या है, ये है V नेट, और V नेट की वैल्यू कितनी दी गई है उसमें क्या है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है, तो मैंने इसको जीरो माना और इसको सिंपलीफाई करना चाहा। सिंपलीफाई कैसे करूंगा मैं, जो कैपिटल Q है उसको कैपिटल Q के साथ ले लूंगा और जो स्मॉल q है उसको स्मॉल q, मतलब दैट मींस इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो मैंने पाया ये क्या है, माइनस के k q बाई r, ये क्या है प्लस के 2k q बाई r, क्योंकि इसका दुगना है और पॉजिटिव है, तो बचा कितना k q बाई r, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी एक आनी है 2k q बाई r और यहाँ पर माइनस के k q बाई r, तो इसमें से इसको रिड्यूस करूंगा तो यहाँ बचेगा प्लस के k स्मॉल q बाई r, स्मॉल q बाई r, ठीक है। हमें इन कैपिटल Q और स्मॉल q का रिलेशन बताना है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मतलब एक को इक्वल टू के अदर दूसरी साइड लेके चले, तो हमारा क्या है k q बाई r इक्वल टू माइनस के k स्मॉल q बाई r। देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, q इक्वल टू क्या आ जाएगा, q इक्वल टू क्या आ जाएगा, q इक्वल टू माइनस k। यही हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा, ओके, यही हमारा रिलेशन होगा। होप सो समझ में आया होगा। अब नए क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है where do we expect the resultant magnetic fields to be zero। वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, कहां पर जीरो है, CD पर जीरो है, मतलब इस पूरी लाइन पर जीरो है, AB पर जीरो है, इस पर जीरो है, या OD ये वाला पोर्शन और OB ये वाले पोर्शन पे जीरो है, या AB और CD पर जीरो, वो पूछ रहा है कहां पर है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करते क्या है, हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल से क्या होता है कि हम जो थंब है इसको हम करंट की डायरेक्शन में करते हैं और अपनी उंगलियों को हम उस साइड करते हैं जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, ठीक। फिर हम अपने जो फिंगर है उसको कर्ल करते हैं। कर्ल करने से हमें पता चलता है कि अगर बाय द वे कर्ल करना अंदर की साइड जा रहा है तो हम कहेंगे कि इस प्लेन के अंदर की साइड में फील्ड है, ठीक है। और अगर बाय द वे बाहर की साइड आ रही है, हमारी उंगली बाहर की साइड आ रही है, तो हम कहेंगे बाहर इस प्लेन से बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक तो ये वाला एक ये वाला। मैंने कहा कि मेरे को यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट निकालना है, इसको फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैंने कहा कि भाई जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पहले मैंने करंट को इधर की डायरेक्शन में अपना थंब रखा, जिधर मुझे निकालना है उधर की साइड में मैंने अपनी फिंगर करी और फिंगर को मूव में इक्वल करने की कोशिश करी, तो देखा क्या मैंने अंदर की साइड में, यानी इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस वाले पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की साइड में होगी, अंदर की साइड में, ठीक। सिमिलरली यहीं पर ही इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैंने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में मैंने क्या किया, अपना थंब रखा और मैंने जिधर मेरे को जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर की साइड मैंने फिंगर करी और फिंगर को घुमाना स्टार्ट किया। देखो पीछे को थोड़ा ना घूम जाएगी फिंगर तो इधर घूमेगी, जब इधर घूमेगी तो डायरेक्शन किधर को, आउटर साइड में,
आउटर साइड में, जिसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो आप यही से नोटिस कर सकते हो। देखो अगर क्वेश्चन को आप स्मूथली सोल्व करना चाहते हो तो देखो एक ये भी मैग्नीट्यूड में आई, ये भी मैग्नीट्यूड में आई, इसकी वजह से यहाँ पर दैट मींस इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड है वो अंदर की साइड में, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की साइड में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी इतनी हाफ ब्रांच में तो क्या हुआ, इतनी हाफ ब्रांच में तो जो फील्ड की वैल्यू आई वो 0 आई, ठीक है। तो फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, या तो ऑप्शन ये हो सकता है या ऑप्शन ये हो सकता है, या तो ऑप्शन ये या तो ऑप्शन ये, ठीक है। पहले मैं बी पे भी चेक कर लेता हूं, एक साइड चेक किया मैंने, अब मैं बी की साइड भी चेक कर लेता हूं। मैं एक पॉइंट ये लेता हूं, मैं एक पॉइंट ये लेता हूं। मैंने कहा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ठीक है, मैं उसकी साइड में, करंट की साइड में अपना थंब किया, ठीक है। और जिधर अब देखिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इधर की साइड में है ये पॉइंट, इस लाइन से इधर है पॉइंट, तो मैंने इधर की साइड में अपनी फिंगर पहुंचाई, अब फिंगर घुमाना स्टार्ट किया तो ये फिंगर मेरी बाहर को आई। यानी इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस वाले पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटर में आएगी। अब इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से देखते हैं, तो इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में मैंने करंट की डायरेक्शन में अपना थंब किया, इससे नीचे है पॉइंट, तो मैंने नीचे पॉइंट अपनी फिंगर नीचे करी, अब उसको कर्ल करने की कोशिश करी, तो कर्ल करने से मुझे दिख रहा है अंदर की साइड में फिंगर जा रही है। तो इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इतने पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अंदर की साइड में, वो आएगा इधर अंदर की साइड में। तो देखो ये भी करंट आई है, ये भी करंट आई है, तो इस पर कहीं पर भी, इस वाले पोर्शन में कहीं पर भी निकालेंगे तो आप यही आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी मैं कहूंगा ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन पर क्या है, मेरा जो फील्ड है वो 0 है। अब मैं बात करता हूँ सी पॉइंट पर। अब देखो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैंने करंट की डायरेक्शन में मैंने अपना थंब किया, इधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, अपनी फिंगर की, तो फिंगर को मैंने जब बाहर को किया तो देखिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की साइड में, तो बाहर की साइड का जो फील्ड आता है उसको डॉट से दिखाते हैं, जो अंदर की साइड आता है उसको क्रॉस दिखाते हैं। यानी कि इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस वाले पोर्शन में जो फील्ड है वो बाहर की साइड है हमेशा, ठीक है। अब इसकी वजह से कर देता हूँ, तो देखो इसकी वजह से मेरा करंट इधर को जा रही है, मुझे फील्ड यहाँ पर निकाला तो मैंने फिंगर करी, अब फिंगर मैंने कर्ल करनी स्टार्ट करी, तो वो कर्ल करने के बाद मैंने देखा ये भी बाहर की साइड में आ रही है, बाहर की साइड में आ रही है, दैट मींस ये बाहर की साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड की, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 0 नहीं आएगा। यानी कि इस वाले पोर्शन में, ओसी पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा भाई ओसी पोर्ट ये पोर्शन में नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है इस लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल, और सर ये वाला भी कैंसिल, तो बचा क्या सर, ऑप्शन से एक ऑप्शन जिसमें ए बी में आना चाहिए, ए बी में 0 होगा, तो ए बी वाला ये तो कट हो गया, क्योंकि इसमें सी डी वाला, ओसी वाला पोर्शन आ गया सी डी के अंदर, तो हम कहेंगे कि ओनली ये ऑप्शन होगा। क्योंकि ए बी वाला है इस लाइन पर हर जगह कहीं पर भी आप चेक कर लो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, 0 एंड 0 एंड 0 ही होगा। ओके, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ द वायर ऑफ द कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ, मास दिया है कॉपर वायर का, कॉपर वायर जाहिर सी बात है मास 3 रेशियो दिए हैं, तो तीन कॉपर वायर है, 3 कॉपर वायर, ठीक है। 3 कॉपर वायर का जो मास का रेशियो है इक्वल टू कहते हैं 1:3:5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देयर लेंथ ऑफ द इन द रेशियो, लेंथ दी है, लेंथ किस रेशियो में दी है, 5:3:1, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का की वैल्यू पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। R का वैल्यू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अगर अब हमने देखा कि सर यहाँ पर तो मास तो कहीं है ही नहीं, मास तो है नहीं, लेकिन मास को तो मास का रेशियो कर रखा है, तो दैट मींस मास को तो लेना है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रेजिस्टिविटी का मतलब वो एक ही मेटल के बने होंगे, ठीक है। कोई भी जो जिसके वो बने होंगे वो एलिमेंट्स एक ही रहा होगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, बट ए के बारे में क्या करें, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो दिया नहीं, लेकिन हम क्रॉस सेक्शन एरिया से मास तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे पहुंच सकते हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको वॉल्यूम पता होगा, वॉल्यूम क्या होता है, अक्सर वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात निकालूं तो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या जाएगा, V अपॉन L, यानी कि मैं एरिया की जगह क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा रो एल वॉल्यूम अपॉन लेंथ, ये लेंथ कहां से जाएगी, ऊपर से जाएगी, तो मेरा फार्मूला क्या बन गया, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब भी बात क्यों नहीं बनी, अब यहां से सर वॉल्यूम आ गया, ठीक है। हमें तो चाहिए मास, तो लेकिन आपने मास, वॉल्यूम और डेंसिटी में एक अच्छा रिलेशन पढ़ा हुआ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आपकी सब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम होता था, हमने पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, अब इससे ये होगा मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी ऑफ मास अपॉन डेंसिटी,
ठीक है। तो इनका वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी। जब मैं यहाँ लिखूंगा ये तो सर रो, ये एल स्क्वायर अपॉन मास अपॉन ये क्या है सर मास अपॉन ये क्या है डेंसिटी, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा जो फार्मूला बन गया है क्या, रो एल स्क्वायर, तो डेंसिटी ऊपर चली गई तो डी ऊपर चला गया, नीचे आ गया मास। हमें तो सिर्फ किसका रिलेशन दिया गया, एक तो एल के बारे में बताया गया, एक मास के बारे में बताया गया। तो ठीक है, जाहिर सी बात है ये दोनों चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इनके आर जो प्रोपोर्शन लिया है, आर प्रोपोर्शन लिया है किसके, एल स्क्वायर बाई एम क्या है, एल स्क्वायर बाई एम क्या है। बस आपको ये रिलेशन का पता चल गया, रिलेशन पता चल गया तो आप इनके रेशियो रखते जाइए और आंसर निकालते जाइए। जैसे आंसर क्या आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ सर, आंसर क्या आएगा कि ये आएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू एल स्क्वायर बाई L1 का स्क्वायर बाई एम। L1 क्या है, L1 क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर अपॉन एम की वैल्यू कितनी दी है 1, ठीक है सर, 5 का स्क्वायर अपॉन 1। आगे बढ़ते हैं, फिर एल स्क्वायर बाई एम सेकंड के लिए लगाना है, तो हमने कहा कि ये तो 3 स्क्वायर बाई 3 है। फिर आगे लगाना है कि एल स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर बाई 5 यार, ये मेरा आंसर है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन में कभी भी जो फ्रिक्शन है वो रेशियो को कभी फ्रिक्शन में नहीं छोड़ते, ठीक है। तो हमने जब इसको सोल्व किया तो यहाँ क्या 25 या 25 अपॉन 1 मतलब 25, यहाँ आया एक 3 से एक 3 कट गया, तो ये रेशियो आया 3, और यहाँ क्या है, यहाँ आया 1/5। जब इसको अब देखिए यहाँ भी रेशियो फ्रिक्शन में आएगा, तो इस फ्रिक्शन में से अपॉन को हटाओ ना सर, अपॉन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, सारे के सारे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 125, इस रेशियो 15 रेशियो 1, यानी दैट मींस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ये 15, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया 5 से 5 कट जाएगा, तो 125 रेशियो 5 रेशियो 1, ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निकलवा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर फोर्स निकाला था हमने, फोर्स निकालने के लिए दो चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, एक तो मैग्नीट्यूड वैल्यू का और दूसरा डायरेक्शन का। सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी ध्यान देंगे, एक बार तो डायरेक्शन का और एक बार मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड के लिए तो सीधे सीधे हमारे पास फार्मूले होते हैं, और डायरेक्शन दिमाग से आराम से सोची जाती है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर निकालते हैं, तो इस पॉइंट पर निकालने के लिए हमारे पास ये बॉडी हमने इसको नाम दे दिया A, B, C एंड D, ये 4 नाम दे दिए। ओके, हमने कहा कि देखो इसकी वजह से, इस आर्क की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने कहा हाँ होगा। मैंने कहा इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, और इसको 4 मान लेता हूँ। जब मैंने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे हम, तो मैंने बताया था आपको, अभी आप ध्यान दीजिए, अगर बाय द वे कोई लाइन इसी एक्सिस से गुजर रही है, मतलब कि दैट मींस जिस जहां पर जब करंट जा रही है, तो इस लाइन पर भी अगर कहीं पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां वैल्यू 0 आएगी। यानी जैसे सपोज करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और ये लाइन जा रही है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर के रास्ते में ही ये पॉइंट आ रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर के रास्ते में ही ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी इस वाले पोर्शन की वजह से B4 की वजह से वैल्यू आएगी 0। सिमिलर केस क्या है, सिमिलर केस यहाँ पर है 2, वो इससे गुजर के जा रहा है, वो इससे पास होकर गया हुआ कभी, वो इससे जब पास होगा, सपोज करो ये पॉइंट है, तो जो यहाँ से गुजर के गया पास से गया हुआ, इस पॉइंट को पास से गया हुआ, तो यहाँ पर भी B2 की वजह से, ओके, तो इस वाले पोर्शन की वजह से, इतने पोर्शन की वजह से जो B की वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू की 0 है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वजह से, तो मैंने कहा था ना सर ये है। अब अभी हमने देखा था जिधर करंट की डायरेक्शन के लिए हमने थंब यूज किया था, और फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमने फिंगर यूज किया था। हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, फिंगर को हम करंट की डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो थंब हमको क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यानी कि दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपने करंट की डायरेक्शन में थंब किया तो जिधर कर्ल होगा उधर फील्ड आएगा। अब उल्टा कर दिया, अगर कर्ल करने की साइड में आप करंट ले रहे हैं तो थंब को बारे में, थंब किसके बारे में बताएगा, थंब बताएगा फील्ड के बारे में, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही केस करते हैं। हमने कहा कि देखिए डायरेक्शन इधर को है, डायरेक्शन इधर को है, तो हमने अपनी फिंगर ऐसे कर्ल करी करंट की डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी कि इसकी वजह से B3 जो होगा, डायरेक्शन होगी B3 कहाँ की, अंदर की साइड में। और इस वाले पोर्शन की वजह से करंट ऐसे जा रही है, तो मेरा थंब कहाँ है, बाहर की साइड में, बाहर की साइड में, तो B1 पोर्शन की वजह से करंट कहाँ होगी, अक्सर ये बाहर होगी, ये बाहर। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको एक अगर पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मानने का मतलब दैट मींस वो बात में मैग्नीट्यूड निकालते वक्त डायरेक्शन कहाँ, हमने डायरेक्शन दिमाग से निकाला। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हमें पता है अगर कोई कर्ल
मतलब कर्व की फॉर्म में है और वो किसी सेंटर पे, वो अपने सेंटर पे, सपोज करो वो अपने सेंटर पे अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा ई है, तो इसकी वजह से, इस वाले पोर्शन की वजह से, इसकी वजह से जो वैल्यू आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा बी नेट इक्वल टू यहाँ तो बी ही लिखेंगे, बी इक्वल टू 2 आई नॉट, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर ब्रैकेट में अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा अपॉन। अक्सर ये क्या है, म्यू नॉट आपको पता है क्वेश्चन है, देखिए आई क्या है, इसमें जो फ्लो हो रही करंट, आर क्या है, इस जो ये आर्क है तो ये किसी सर्किल का हिस्सा रहा होगा ना, तो ये जो इसके रेडियस है आर, ये रेडियस है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ये एंगल कितना ओरिएंटेड कर रही है, ये अल्फा एंगल बना रही है, तो अल्फा अपॉन 2 पाई। सिमिलरली जब मैं इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा तो वैल्यू फार्मूला में लिखूंगा, तो मैंने कहा b1 की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट ये आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कितनी है यहाँ पर, ये इस आर्क के लिए ये a 2a ब्रैकेट में यहाँ एंगल कितना बना रही है, देखो ये वाली आर्क इस सेंटर पर एंगल कितना बना रही है अल्फा, अल्फा अपॉन 2 पाई। इसकी वजह से देखिए b1 की वजह से जो मेरी वैल्यू आई, मेरी वजह से मेरी वैल्यू ये है, ठीक है सर। b2 की वजह से वैल्यू कैसे, b2 की वजह से 0, b4 की वजह से वैल्यू 0, b3 की वजह से कितना आएगा, b3 की वजह से आएगा अभी सर म्यू नॉट आई, करंट तो आई ही फ्लो हो रही है, और 2 अब ये इस जब ये सर्किल हुआ तो ये सर्किल की रेडियस कितनी है, इस सर्किल की रेडियस है b, ये दे रहा है सर b, तो 2b एंगल कितना होना है अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब देखिए सर, अब क्या किया, अब इनकी डायरेक्शन ले, अब इनकी डायरेक्शन लिख दीजिए, जैसे b1 की वजह से क्या हुआ, डायरेक्शन बाहर की साइड, और इसकी वजह से क्या डायरेक्शन, अंदर की साइड, तो b नेट जब निकालेंगे, b नेट जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको ओके b1 माइनस b2 कर देंगे, b1 माइनस b2 कर देंगे। अब आप कहेंगे सर b1 में से b2 माइनस 2 कर दिया, देखो यहाँ पर वैल्यू छोटी है, a की वैल्यू छोटी है b से, तो ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये b बड़ा है तो ये वैल्यू होल वैल्यू छोटी आएगी, इससे आएगी, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो ओवरऑल जो नेट वैल्यू आएगी वो बाहर की साइड आएगी, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करें, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब की बार आईटी जे में भी, मतलब आईटी मेंस में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। तो होप सो आपके सामने पांचों के पांचों क्वेश्चन आए हों। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।